अब आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। ये बहुत ही सुंदर सा एक स्टोरी है कि अगर आपको लगता है बिजनेस एक्विजिशन हो रहा है, फिर भी ध्यान से सुनना, फिर भी देर आर असेट्स और देर इज एन असेट और देर इज ए ग्रुप ऑफ असेट जो आपके मेजर पेमेंट का, मैं एक बार मेजर पेमेंट बोल रहा हूं, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन बाद में बताऊंगा, जिस असेट का दाम आपके मेजर पेमेंट का 90% या उससे ज्यादा है, तो ये मान लिया जाएगा आप बिजनेस नहीं खरीद रहे हो भैया, आप उसे असेट को खरीद रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन पास कर जाता है तो फिर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होकर के असेट एक्विजिशन बन जाता है। सर स्टोरी लाइन वही तुमको पता है, इतना पैसा दिया आप एक कंपनी को एक्वायर करने में, मान लो 100 करोड़ रुपया दिए, उसमें 95 करोड़ रुपया का तो खाली बिल्डिंगे ले रहे हो, खाली बिल्डिंग, तो दैट मीन्स आप बिल्डिंग खरीद रहे हो भैया, धंधे में कुछ है ही नहीं। यू गॉट द पॉइंट। तो ये एक डिस्कशन का एजेंडा है, हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट बोलते हैं। सुनिए, दिस टेस्ट इज अप्लाइड टू फाइंड वेदर द बिजनेस एक्विजिशन इज ए बिजनेस एक्विजिशन और असेट एक्विजिशन। लिखता है कि इफ एन एंटिटी acquires another entity and makes a payment whose majority part is concentrated towards one individual asset or a group of similar assets, we will conclude that the transaction is that of asset acquisition and not a business combination. इसके लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टेप्स लिख करके दिए, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ये स्टेप्स आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड। अगर इस पे मत जाओ, आप ऐसे जाओ, ए नंबर पैरा से चलो, फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड। इसमें हम रुपया कितना दिए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब अगर 80% स्टेक लिए तो 20% स्टेक का फेयर वैल्यू क्या है, और फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट। अगर हम उस सब्सिडरी कंपनी में पहले से कुछ स्टेक खरीद के रखा है तो उस स्टेक का आज के दिन का फेयर वैल्यू कितना है। ये तीनों को आप पहले जोड़ लीजिए, और ये जो तीनों वर्ड्स है ना मेरे बच्चों, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंटीग्रल पार्ट बनेगा आने वाले डिस्कशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माने ब्रेड एंड बटर है, तुम समझ लो ना बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ने का। तो क्या क्या पता करना है कि कितना रुपया कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कुछ है, मान लो हमने 90% स्टेक खरीदा, 10% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनॉरिटी के पास है, तो उसका फेयर वैल्यू क्या है, और अगर मेरा पुराना कोई इक्विटी इंटरेस्ट खरीदा हुआ तो उसका फेयर वैल्यू क्या है, ये पता कर लो। 2, फिर आपने कितना फेयर लायबिलिटी लिया है उस कंपनी का, उस लायबिलिटी का फेयर वैल्यू ऐड कर लो उसके साथ। और फिर अगर उस कंपनी के पास कुछ कैश और कैश इक्विवेलेंट है जिसको हम अक्वायर कर रहे हैं, उसको लेस कर दो, मतलब कितना टोटल पेमेंट हुआ, प्लस पेमेंट वो लायबिलिटी या क्रेडिट में जाएगा, प्लस कितना लायबिलिटी अक्वायर, पेमेंट की लायबिलिटी मतलब पेमेंट करो तो क्रेडिट होता है ना, टू बैंक, टू कैपिटल, टू प्रीमियम, इसलिए मैंने बोला। तो ए में कितना पेमेंट है, बी में कितना लायबिलिटी अक्वायर किए, और सी में कितना कैश हम लोगों ने अक्वायर किया वहां से, उसको माइनस कर देना है। बस ये थोड़ा ध्यान देना कि लायबिलिटी जब अक्वायर का कैलकुलेशन आता है तो उसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नहीं लेना है, इंक्लूड नहीं करना है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब माइनस होगा तो डीटीए रहेगा उसके अंदर। ठीक है सर, कर लिए। अब पता करो वो जो बड़ा असेट जो आप अक्वायर किए हो ना, उसका क्या फेयर वैल्यू है, उस अमाउंट को पता कर लो सिंगल असेट का, और फिर स्टेप 2 डिवाइडेड बाय स्टेप 1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोला जाएगा परसेंटेज कंसेंट्रेशन, कि वो असेट कितना परसेंट ऑफ योर पेमेंट है। मैं उसको पेमेंट वर्ड बोल रहा हूं, बट वो पेमेंट वर्ड नहीं है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट्स एक्वायर्ड है उसको बोलते हैं। बट ठीक है ना, स्टेप 2 बाय स्टेप 1 कर दो। अगर वो 90% या उससे ज्यादा है तो आप बोलिए असेट एक्विजिशन है, और अगर वो 90% से कम है तो आप बोल दीजिए बिजनेस कॉम्बिनेशन है। और ये 90% भी ना इंड एस में लिखा हुआ नहीं है, ये एक मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि 90% से चेक कर लो, या इंस्टीट्यूट ने एक आध दो जगह पे एग्जाम्पल दिया ना तो उसने इस 90% वर्ड को यूज किया, तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। 2 पॉइंट मैंने लिखा, दिस टेस्ट इज ऑप्शनल एंड वी विल डू ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। परसेंटेज इज नॉट डिफाइंड बाय इंड एस बट लेफ्ट ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट हैज बीन रिटन बाय इंस्टीट्यूट इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। इसको एग्जांपल देके मैं समझाता हूं, आप देखो आपको समझ में आएगा।
ए लिमिटेड 20% स्टेक सब्सिडरी का खरीद के रखा था लॉन्ग बैक बी का, अभी 50% स्टेक और खरीदा 300 करोड़ रुपया देके। पूरी कंपनी का फेयर वैल्यू 400 करोड़ रुपया का है, पूरी कंपनी का मार्केट कैप 400 करोड़ का है। आप बोल सकते हो कि सर 400 करोड़ का मार्केट कैप है, आप अभी 50% खरीद रहे हो तो 300 करोड़ क्यों दे रहे हो, ज्यादा क्यों पेमेंट कर रहे हो? भाई ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है बिजनेस का कंट्रोल लेने के लिए, नॉर्मल है। आगे अब करना क्या है, पहले तो क्योंकि उस वेंडर कंपनी का या सब्सिडरी कंपनी का मार्केट में दाम 400 करोड़ का है, तो मेरा जो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट है 20% का, उसका फेयर वैल्यू हो गया 80 करोड़। फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट ऐसे ही निकाला जाता है कि कंपनी का क्या फेयर वैल्यू है तो 20% का क्या फेयर वैल्यू हुआ। 2, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू भी वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि 50 और 20 70 अपने पास है, 30% माइनॉरिटी के पास है, तो 400 करोड़ का 30% 120 करोड़, और हम अभी पेमेंट किए 300 करोड़। तो अगर टोटल को जोड़ दे तो 500 करोड़ रुपया आया, जो कि टोटल पेमेंट है मेरी तरफ से। ये हम लोग पहले निकाल लेंगे। आप मेरा वर्किंग नोट में सॉल्यूशन में देखिए, ये सबसे पहले निकाला हुआ है, बोर्ड पे देखो 300, 120, 80, 500। सर आप क्या करेंगे, लायबिलिटी कितना अक्वायर हुआ है उसका टोटल को ऐड करेंगे। क्वेश्चन आगे लिखता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 120, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट 80 जो हम लोग निकाले। अब ये देखो असेट्स अक्वायर्ड और लायबिलिटी अज्यूम्ड में एक असेट है बिल्डिंग, कैश है 200 का, लायबिलिटी 800 का है, डीटीएल 150 है। डीटीएल को लिया नहीं जाता, इग्नोर कर दो। अब इस लायबिलिटी जो 800 है ना, इसको 500 के साथ ऐड कर दो, और ये जो कैश 200 है इसको लेस कर दो। अगर आप इसको लेस कर देते हो तो टोटल आता है 1100। इस 1100 का मेरे बच्चों नाम है, यहां नाम देखो, फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस असेट्स अक्वायर्ड, एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन इज दिस। पेमेंट में 3 चीजें, अभी कितना पे किए, पहले जो पे किए थे उसका फेयर वैल्यू क्या है, और एनसीआई जिसको आपने नहीं खरीदा उसका फेयर वैल्यू क्या है, ऐड कर लिए, लायबिलिटी ऐड कर लिए, कैश माइनस कर दिए, 1100 आया। अब जो असेट आपने एक्वायर किया एक सिंगल, बहुत सारा असेट और भी एक्वायर हुआ होगा, पर एक सिंगल असेट 1000 करोड़ का है, तो 1000 को 1100 से डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइडेड बाई 1100। यहां देखो ये सोल्यूशन चला, 800 - 200 1100 आया, बिल्डिंग 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 100 इज 91%। 0.91 लिखा वो 91% है, बिना 100 मल्टीप्लाई किए 0.91 लिखा हुआ 91% है। तो ये जो 91% है ये मोर देन 90% है, तो आप बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ असेट एक्विजिशन एंड नॉट बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो सर फिर क्या होगा, असेट एक्विजिशन का अकाउंटिंग करो, बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने असेट खरीदा ऐसा मान लिया जाएगा। सो ये है मुन्ना असेट एक्विजिशन का कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। और डिफरेंस बिटवीन असेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन में समझा दिया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में पूरा इंड AS 103 लगता है, उसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व आ सकता है, उसका एक प्रोसेस है जो हम लोग बहुत देर तक पढ़ेंगे। असेट एक्विजिशन में तो जो पैसा दिए, असेट को डेबिट करो, पैसा को क्रेडिट करो, स्टोरी ओवर। ओके